जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 6 की हिस्ट्री की जो बुक है दोस्तों उसके चैप्टर बाय चैप्टर को MCQ के रूप में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों वो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है क्या, कब और कहाँ और कैसे। तो आइए इनसे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। सवाल है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि मनुष्यों के द्वारा सर्वप्रथम गेहूं और जौ की फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। दूसरा कथन है कि इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ी थी। तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि इन फसलों को उपजाने का जो क्षेत्र था वह सुलेमान और किरथड़ की पहाड़ियाँ थी, न कि हिमालय और विंध्य की। तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। तो इसमें केवल कथन एक ही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया लगभग कब, तो याद रखना है लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथड़ पहाड़ी क्षेत्र में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में। अतः स्टेटमेंट 2 क्या है दोस्तों, गलत है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलता है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से प्राप्त होता है हमें। तीसरा पॉइंट क्या है कि नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुड़ा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य जो है कब से कब तक का है, तो याद रखना है 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। तो याद रखना है कि चावल उपजाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ वो कहाँ से मिला है, तो कबीर नगर के लहुड़ा देव में पाए गए हैं। कब से कब तक इसका कार्यकाल है बताया गया है, तो 9000 से 8000 वर्ष पूर्व का। चौथा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ था। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, NCERT के से रिलेटेड है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि आरंभिक जो नगर बसे तो वह सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे ही बसे थे। दूसरा है कि गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का जो विकास हुआ था 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसमें केवल स्टेटमेंट 1 ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो कथन एक सही है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। दूसरा क्या याद रखना है कि गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, न कि 5000 वर्ष पूर्व। यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में यह किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो यह मगध के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि आपको कि मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। इसका कार्यकाल आपको याद रखना है, कब से कब तक इसका कार्यकाल था बिंबिसार का, तो लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा था। और ये सभी के सभी NCERT के फैक्ट्स दिए गए हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। दूसरा है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। सही स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, तो
ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस अथवा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, यह स्टेटमेंट सही है। और भरत नाम का जो प्रयोग है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक जो कृति है कौन सी, तो वह ऋग्वेद में भी मिलता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा है। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम पर इस देश के का नाम क्या पड़ा था दोस्तों, भारत पड़ा था, याद रखना। नेक्स्ट है पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अतीत में हाथ से लिखी हुई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला। तो यह दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है दोस्तों क्या है, तो यह दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही है दोस्तों, याद रखना है आपको। राइट आंसर। और यहाँ पर और भी स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों। अच्छा, सही नहीं पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। तो पांडुलिपियां तार के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भ्रुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, तो यह भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। आइए इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो याद रखना है कि क्योंकि पांडुलिपियां जो है मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त होता है। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुए हैं जिनमें संस्कृत, प्राकृत, तमिल भी शामिल है, न कि केवल संस्कृत में मिला है हमें पांडुलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। दूसरा है कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो यह स्टेटमेंट सही है कि कभी कभी क्या शासक लोग क्या करते थे और अन्य लोग कि अपना आदेश इस पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके और उनका पालन कर सके। और ये स्टेटमेंट गलत इसलिए क्योंकि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर नहीं उत्कीर्ण कराए जाते, पत्थर के अलावा भी अभिलेख जो है और जगह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। तो याद रखना है आपको कि ऐसे लेख जो पत्थरों अथवा धातु, पत्थर और धातु दोनों पर उत्कीर्ण कराया जाता था, जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे। अतः कथन एक गलत है। दूसरा कथन सही है क्योंकि अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। नेक्स्ट है अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि अशोक का जो कांधार में अभिलेख हमें प्राप्त हुआ उसमें किन लिपियों का प्रयोग किया गया। तो इसमें यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। तो अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से रिलेटेड। कथन है हमारा कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल सही है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केवल विकल्प एक। विकल्प ए सही है। ईसा मसीह के जन्म की जो तिथि से वर्ष की गणना की जाती है यह सही है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर जो कथन एक सही है और इसका कारण जो है ए सही दिया गया दोस्तों। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अब डिटेल देखते हैं। तो ईसवी पूर्व को क्या कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ई का चलन है जिसे अंग्रेजी में एडी यानी एनो डोमिनी कहा जाता है। बीसी का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा होता है। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है।
तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। सेकंड जो चैप्टर है वह है आरंभिक मानव की खोज में। आइए इससे रिलेटेड सवाल को देखते हैं। सवाल है फर्स्ट, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक का अर्थ होता है शिकार करना, खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। तो यह हमें प्रमाण कहाँ से मिला, तो यह हमें मिला है चिड़ांद से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भीमबेटका, हुसगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले। ये तीनों पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, जबकि चिरा नौ पाषाणिक पूरा स्थल है। हुसगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से नौ पाषाणिक पुरा स्थल कौन सा है। तो नौ पाषाणिक पुरा स्थल कौन सा है, तो ये सभी के सभी मेहरगढ़, ब्रुजहोम, महागढ़ा, कोल्डीवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, और दाउजली हेडिंग जो है, ये सभी के सभी नौ पाषाणिक स्थल हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पूरा पाषाणिक कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक यानी प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों कथन सही है। यानी आपको याद क्या रखना है कि पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल यानी फैक्ट्री साइट्स कहलाता था, सही है। और जिस टेक्निक के द्वारा यह बनाया जाता था उस टेक्निक को क्या कहा जाता है, दबाव सल्क तकनीक। तो दोनों सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। दूसरा क्या है कि पाषाण उपकरण निर्माण हेतु दो तकनीक का प्रयोग होता था। पहला तकनीक क्या था, इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता है। इसमें एक पत्थर को हाथ से पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। दूसरा तकनीक क्या था, इसको दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। ये दोनों टेक्निक था दोस्तों औजार बनाने का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं। तो याद रखना है कुरनूल गुफा से हमें, जो कि एक पूरा पाषाणिक स्थल है, वहां से हमें राख के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए। एक मिनट दोस्तों, सवाल है दोस्तों कि मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बना। यह भी सही है। तीसरा है गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे मध्य पाषाण में। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है दोस्तों सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि लगभग 1200 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बना। याद रखना है आपको। गेहूं, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में से नहीं आता। तो पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है, महापाषाण काल इसमें नहीं आता है। याद रखना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो याद रखना है दोस्तों कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया। महापाषाण काल दक्षिण भारत में, याद रखेंगे,
विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है, याद रखना है ये पॉइंट को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो याद रखना भीमबेटका जो पूरा स्थल है वह प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भीमबेटका जो है दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ शैलकृत जो है गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की, यानी ऐतिहासिक कालीन ये गुफाएं हैं। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है दोस्तों। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर महापाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का अवधि कब से कब तक रहा था? तो पूरा पाषाण काल की अवधि थी दोस्तों 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो यह अवधि कब से कब तक था? तो याद रखना है 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। महापाषाण काल की अवधि कब से कब तक था? तो यह था दोस्तों 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1900 वर्ष पूर्व तक। और उत्तर पाषाण काल, जिसे हम लोग नव पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, इसकी अवधि कब से कब तक थी? तो शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था दोस्तों। तो अगर हम देखें ए का, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा दोस्तों 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, जो कि किस ऑप्शन में है? तो यह है ऑप्शन ए में। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। मध्य पाषाण काल का जो समय है 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। उत्तर पाषाण अर्थात नव पाषाण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से होती है। और महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से। इसका काल जो है कब से कब तक माना गया है? तो याद रखना है 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी अर्थात 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष तक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर क्या है, उपयुक्त में से किन या किस काल के औजार को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो याद रखना है मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो लगभग याद रखना है दोस्तों आपको 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। नेक्स्ट है, हुंसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंसगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए गए हैं, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल सही है। तो कथन एक सही है, हुंसगी कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाण कालीन स्थल है। याद रखना है कहाँ पर है? कर्नाटक में। यहाँ से प्राप्त कुछ पूरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुंसगी से अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थरों से। याद रखना। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। नेक्स्ट है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण जो है नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। तीसरा, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रांकन और उनमें इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 ही सही है, यानी केवल ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, जबकि ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये गलत है। यानी प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले, बिल्कुल सही है दोस्तों। बीपीएससी का जो पैटर्न है, ठीक है, अब तक जो बीपीएससी ट्री में पूछा गया सवाल है उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो क्वेश्चन जिस लेवल का उस लेवल का आपको तैयारी कर जाना है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना, ठीक है। और ये जो बुक मैंने लिया दोस्तों वो दृष्टि आईएएस की है, याद रखना है। दृष्टि आईएएस की यह बुक है और ये काफ़ी अच्छा से इसमें एनसीईआरटी को एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया है, वो भी डिटेल में। तो
तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण जो है पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पूरा स्थल जो कि महाराष्ट्र में स्थित है मिले हैं। अतः कथन 1 और 2 क्या है दोस्तों, गलत है। कथन 3 सही है। इनके अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाने का प्रमाण भी मिलता है। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के सेल राजस्थान के बूंदी से हमें प्राप्त हुए हैं, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 3 से है। चैप्टर 3 है हमारा भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी इकट्ठा से उत्पादन करना हमने कैसे सीखा भोजन को। इस चैप्टर में इससे रिलेटेड एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे। तो सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। तो आप सभी को जवाब मालूम होगा कि सर्वप्रथम पालतू बनाया जाने वाला जानवर कौन था, तो वह था कुत्ता। तो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। इसके बाद मनुष्य ने भेड़ व बकरी को पालतू बनाया था, यह भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना है कहाँ कहाँ से मिला है। तो पयमपल्ली से मिला, हल्लूर से मिला, महागढ़ा से मिला, गुफकराल से मिला, बुर्जहोम से मिला है। तो ये सभी स्थानों से पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये सभी के सभी जो है नवपाषाणकालीन स्थल है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मेहरगढ़, कोल्डिवा। कोल्डिवा कहाँ पर है? कोल्डिवा है ये उत्तर प्रदेश में। चिरांद कहाँ पर है? ये बिहार में। गुफकराल कहाँ पर है? गुफकराल है यह कश्मीर में। और मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो यह है पाकिस्तान में। तो ए का हो गया क्या दोस्तों 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का क्या हो गया दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3142, जो कि किस ऑप्शन में है? तो यह है ऑप्शन बी में। आइए इससे रिलेटेड सवाल को हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, याद रखना है। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ सबसे निचले प्रस्तर से मिली है। इसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों तथा उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं। इससे लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। कोल्डिवा जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, में अवस्थित है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, याद रखना है दोस्तों। चिरांद जो है कहाँ पर स्थित है? तो चिरांद जो आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष हमें मिले हैं। गुफकराल जो है आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन के साथ हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महागढ़ा उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम कश्मीर, तो ये तो सही है। हुल्लूर जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये इसमें तो केवल 2 सही है। तो 2 सही है, तो इसका अर्थ हो गया कि सी तो खत्म हो गया, सी और डी तो यहाँ पर गलत हो गया। ठीक, अच्छा गलत आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो 2 तो सही है, ठीक है, तो 2 सही है। बुर्जहोम यहाँ पर है। और तो यहाँ पर जो है हुल्लूर जो है आंध्र प्रदेश में और पय्यमपल्ली जो है तेलंगाना, ये गलत है। महागढ़ा जो है उत्तर प्रदेश में, यह भी सही है, ठीक है। तो ये केवल 3 और 4 ही गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो महागढ़ा जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस पूरा स्थल से चावल और मवेशी यानी मिट्टी पर खुड़े के निशान के रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए। बुर्जहोम जो है कहाँ पर है? तो बुर्जहोम जो है वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के होने के साक्ष्य मिले। हल्लूर जो है वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर के साक्ष्य मिले। तो याद रखना है हल्लूर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। पयमपल्ली कहाँ पर है? तो पयमपल्ली जो है वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। यहाँ से काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हल्लूर कर्नाटक तथा पयमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है, परंतु एनसीईआरटी कक्षा में दोनों पूरा स्थल को आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया। आप लोग इसको क्या कर लेंगे दोस्तों? सुधार कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज-होम पुरा स्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। बिल्कुल सही है ये। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रयुक्त दोनों कथन सही है। बुर्ज-होम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर यानी दोनों जगह आग जलाने की जगहें थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वह है नवपाषाण काल से। तो नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में पूरा पाषाणिक औजार का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। दूसरा है इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तो तीसरा है कि इस युग में वनस्पति व अन्य चीज़ों की पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। सही है ये तो। और इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण प्रारंभ हो गया था। ये भी स्टेटमेंट गलत है। सही है। तो गलत कौन सा है कि इस काल में पूरा पाषाणिक औजार का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। बाकी जो स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। अब नवपाषाण काल के बारे में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है? तो याद रखना है कि नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पूरा पाषाण युग से भिन्न है। इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। यह सही है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पूरा पाषाणिक औजार का निर्माण और प्रयोग भी होता था। अतः कथन एक गलत है। चीजों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों साल बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस काल के पुरा स्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका प्रयोग चीजें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों नवपाषाण काल से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल जो है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन है हमारा नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। दूसरा है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 यानी कथन और कारण दोनों सही है। और कारण जो है कथन का जो है सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़ा बुनना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। अतः राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? तो याद रखना है मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रा के सबसे निकट स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये सब याद रखना है आपको। तो मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। याद रखना है ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। नेक्स्ट सवाल मेहरगढ़ से है। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण दिया गया कि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। और कारण इसका जो है ये भी सही है कि मेहरगढ़ से जो प्राप्त हमें कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। सही है। और ऐसा लोग क्यों करते थे? क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ऐसा इसलिए लोगों के द्वारा किया जाता था। तो कथन भी सही है और कारण कथन का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आशा थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली हैं। नेक्स्ट मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो याद रखना है बकरी को। याद रखना अधिकतर लोग इसका आंसर क्या टिक आउट करेंगे? कुत्ता को। तो मेहरगढ़ में जो जानवर का साक्ष्य हमें मृतक के साथ मिला है वो कौन सा था? तो वह है बकरी। तो याद रखना है दोस्तों आपको क्या कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था।
यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। उस समय भी मीट फेमस था, आज भी मीट फेमस है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? तो वह है कौन सा? तो दावोजली हेडिंग, जो कि ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दावोजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से जो है दोस्तों काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए। काष्ठाश्म क्या होता है? तो उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गया है। यहाँ से मूसल और खड़ल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दावोजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है चताल ह्यूक। पुरा स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल ह्यूक तुर्की में है। दूसरा है, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में चौकोर तथा आयतकार घरों के अवशेष कहाँ से हमें मिले? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चौकोर और आयतकार घरों के जो अवशेष हैं हमें मेहरगढ़ से प्राप्त मिले हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ से ही चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। ये याद रखना, मेहरगढ़ की यह सब विशेषता बताई जा रही है। कैसे भी करके स्टेटमेंट में ये सब सवाल आपको बीपीएससी ट्री में देखने को मिल सकता है। तो इन सब सवालों को अच्छे से कर आपको जाना है, और हो सके तो अगर टाइम हो तो एनसीईआरटी क्लास 6 का आप टाइम निकाल कर पढ़ लें, क्योंकि ये सारे के सारे जो सवाल हैं एनसीईआरटी से ही दिए गए हैं, और ये सारे के सारे जो फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं वो भी एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो हो सके समय मिले तो एनसीईआरटी क्लास 6 के बुक को आपको पढ़ लें, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आरंभिक नगर से रिलेटेड है। पहला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए हैं। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन था? तो यह कौन सा था? तो यह हड़प्पा था। किस नदी के किनारे? तो यह है रावी नदी के किनारे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो पुरा स्थल, हड़प्पा पुरा स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी लगभग 80 वर्ष पूर्व। पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। याद रखना है इसका कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो हड़प्पा जो है यह कहाँ पर है? तो पंजाब, पाकिस्तान में भी पंजाब पड़ता है दोस्तों, वहाँ पर यह स्थित है। कहाँ पर? तो रावी नदी के तट पर, याद रखेंगे। तो लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि इन नगरों में से कई नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। बिल्कुल सही है। सामान्यतः पश्चिमी भाग जो था छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। दूसरा, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले वाले भाग को क्या कहा था? तो निचला नगर कहा था। तो यह भी सही है कि ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा था। इससे दोनों हिस्सों की 4 दीवारी कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं हड़प्पा स्थल से रिलेटेड वो सही हैं। तो याद क्या रखना है आपको
क्योंकि दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। याद रखना है, ईंटें इतनी अच्छी थी कि औजार हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा था क्या, कच्ची ईंटों का, जबकि ये कैसा बना हुआ था, पक्की ईंटों का। याद रखना है। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एकदम बीपीएससी से रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है दोस्तों, वही यहाँ पर सवाल दिया गया है। ऐसे ही सवालों की आप अपेक्षा रखिए कि पूछेगा बीपीएससी। तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों कि इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। यह भी सही है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। यह भी सही है। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं था वहां पर। तो क्या था, तो याद रखना है कि इस स्नानागार को भरने के लिए पानी जो है कुएं से निकाला जाता था, न कि सिंधु नदी से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। नेक्स्ट सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। बिल्कुल सही है। कालीबंगा और लोथल से जो है अग्निकुंड हमें मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें बड़े बड़े भंडारगृह प्राप्त मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगन व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी हमें मिले हैं दोस्तों। कहाँ से मिला है, तो यह याद रखना है। मिट्टी का खिलौना कहाँ से मिला है हमको, तो यह मिला है हमको बनावली से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा नगर हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो हरियाणा से भी मिला है, गुजरात से भी मिला, सिंध से मिला, राजस्थान से मिला है, पंजाब से भी मिला है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। दूसरा है कि इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि इन सभी नगरों में नालों को खुला नहीं बल्कि बंद रखा जाता था। याद रखना है, ताकि इनकी सफाई। मैनहोल का आपने नाम सुना होगा, तो यह व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में भी आपको देखने को मिलती है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो यह भी सही है दोस्तों। तो आइए इनसे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। नाले ढके होते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग नगर के खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। दूसरा क्या है दोस्तों, कि लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासी द्वारा व्यापार भी किया जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों कथन सही है।
यानी याद रखना है आपको कि नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था, बिल्कुल सही है। लिपिक और शिल्पकार भी नगर में रहते थे, यह भी सही है। और शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो प्रयुक्त तीनों कथन सही है। हड़प्पा के नगरों में नगरों की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। यहाँ के शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। अतः यहाँ के शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। और क्या स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शिल्पकार जो कि स्त्री और पुरुष दोनों शिल्पकार होते थे, अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल गलत है कि बाटों को बनाने के लिए केवल चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थर का प्रयोग हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों कि मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थर का प्रयोग हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल स्टेटमेंट जो 2 है वह केवल सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चट पत्थर का उपयोग होता था, न कि चूना पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है मोहनजोदड़ो स्थल, जहां से हमको कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, तो यह स्टेटमेंट केवल लग गया है। औजार और हथियार के अलावा भी आभूषण भी बनाए जाते थे, दोस्तों याद रखेंगे। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, तो यह भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा जा रहा है तो केवल 1 और 3 ही सही है, जबकि 2 गलत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई। इनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। पहला क्या याद रखना है, इन प्राप्त चीजों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, याद रखेंगे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, ये भी पॉइंट हाईलाइट आपको कर लेना है। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया। ये विशेषज्ञ खास चीजें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मोहरों पर पच्ची कारी। तो याद रखना दोस्तों, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह मिला है हमें कहां पर, मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। राइट आंसर क्या है, तो दोनों सही है और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, बिल्कुल सही है, और मेहरगढ़ से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, यह भी सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, परंतु आर इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, याद रखना है, कब, 7000 वर्ष पूर्व। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देता है। कहां से दोस्तों, तो याद रखना है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखना है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। VBI सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको।
तो हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फेयंस, मनके, चूड़िया, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है क्या कि इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और संग जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो यह भी सही है कि फेयंस जो बनाया जाता था वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हड़प्पा काल में फेयंस से मनके, चूड़िया, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और संग प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः कैसे होते थे? तो नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। आयातित वस्तु है और स्थान दिया गया है। तो तांबा कहाँ से मंगाते थे? तो तांबा जो है राजस्थान के खेतरी से ये लोग मंगाते थे। ठीक है। सोना कहाँ से मंगाते थे? सोना ये कर्नाटक से मंगाते थे। टीन कहाँ से मंगाते थे? तो टीन मंगाते थे अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगाते थे? तो ये मंगाते थे गुजरात से। तो ए का 3 हो गया, बी का क्या हो गया? तो बी का हो गया हमारा 2, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3241। 3241 किस ऑप्शन में? तो यह है ऑप्शन ए में। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा का आयात आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। यह भी पॉइंट याद रखना है। इस काल में टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। दूसरा है क्या कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तीसरा है, खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो सही नहीं पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वह गलत है। देखने से भी लग रहा है कि सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिंचाई का उत्तम साधन हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। तो सभी स्थलों से वर्षा के जल से सिंचाई नहीं की जाती थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग यानी जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल जो है लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिला है। कहाँ से मिला है हमको? हल के आकार के मिट्टी का खिलौना तो ये मिला है हमको बनावली से, याद रखना है। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था, अतः कथन डी गलत है। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों में पानी का संचयन किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर इससे फसलों की सिंचाई की होगी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा कालीन, एक तरफ सूची 1 में दिया गया हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और दूसरी तरफ क्या दिया गया? नदी जिस पर अवस्थित है। तो हड़प्पा मैंने आपको बता रखा है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे है और लोथल जो है भगवा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर तथा लोथल जो है साबरमती की सहायक जो नदी है जिसे हम लोग भगवा नदी के नाम से जानते हैं के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है?
वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धौलावीरा जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ए। तो हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात के कच्छ के इलाके में खदीड़ खेत के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी यहाँ की। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थी, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में विभक्त था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह नगर कौन सा है? तो वह नगर है राखीगढ़ी, जो 3 भागों में विभक्त था। सॉरी, इसका राइट आंसर राखीगढ़ी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा, जो 3 भागों में बटा था। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो धौलावीरा जो है भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है, याद रखना है आपको। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त हैं, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो लोथल कहाँ पर है दोस्तों? यह गुजरात में है, भगवा नदी के तट पर। तो हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह क्या था दोस्तों? डॉकयार्ड था, यानी बंदरगाह था ये। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह गुजरात में माही नदी के किनारे, गलत है, भगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक बंदरगाह नगर था, सही है। इस नगर में एक भंडारगृह भी था, सही है। यहाँ से इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, यह भी स्टेटमेंट सही है। गलत पूछा जा रहा था, तो गलत कौन सा हो जाएगा? ए। तो आइए इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो याद रखना है आपको क्या कि यह एक बंदरगाह था जहां समुद्र के रास्ते आने वाले जहाजों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाजों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से हमको मिले हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन मुहर। एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन मुहर यानी मुद्रा मोहरबंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। तो सही पूछा जा रहा था, तो सही केवल एक ही है। इसमें 2 स्टेटमेंट, जो दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है वह गलत है, यानी शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था, यह स्टेटमेंट गलत है। तो याद रखना है आपको कि हड़प्पा कालीन मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उनके मोहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगा जाती थी। मुहर की छाप को ही मोहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते थे। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित होता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में निम्नलिखित विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? नदियों का सूखना, जंगल का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना इत्यादि। तो ये सभी जो स्टेटमेंट है सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों में मत दिए गए। इनमें से नदियों का सूखना, ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरतों और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, तीनों कारण सम्मिलित है। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए। जो भी हुआ हो,
परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की नई बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष के बाद यानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगर का विकास हुआ। 5वां अध्याय है हमारा, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, मेरे द्वारा किया जा रहा मेहनत आपको अगर पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेद संख्या में 4 है, इनमें से सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। तो वेद संख्या में 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कब की गई थी, तो 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा गया, सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम जो है वनस्पति के अधिपति हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभी सूक्त की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ऋग्वेद में जो है सभी सूक्तों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई है, महिलाओं के द्वारा भी कुछ सूक्तों की रचना की गई है, याद रखना है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, यह स्टेटमेंट सही है। ऋग्वेद का उच्चारण व श्रवण किया जाता था, न कि उन्हें पढ़ा जाता था, तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण मतलब सुनना किया जाता था, न कि उन्हें पढ़ा जाता था, यह भी सही है। तो केवल 2 और 3 ही सही है, 1 गलत है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, अतः कथन नहीं गलत है। नेक्स्ट क्या है कि ऋग्वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूल में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न थी। ऋग्वेद का उच्चारण व श्रवण किया जाता था, न कि उन्हें पढ़ा जाता था, याद रखना है दोस्तों। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम बार हुआ है। तो सबसे कम बार किसका उल्लेख हुआ है, तो सबसे कम बार उल्लेख हुआ है गंगा और यमुना का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि सरस्वती, सिंधु और व्यास नदी का उल्लेख बार बार हुआ है। और सर्वाधिक किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, तो वह है सिंधु नदी का बार बार उल्लेख यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी माना गया वो किसको माना गया है, तो वह माना गया है सरस्वती को, याद रखना है। इसको नदी तम याद रखना है, नदी तम कहा गया है ऋग्वेद में। सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी यानी व्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ, परंतु गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार हुआ है उल्लेख। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती है, याद रखना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भाषा और भाषा परिवार, तो संस्कृत कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। फिर पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा मलयालम, तो मलयालम है, तो ये तो मलयालम जो द्रविड़ भाषा परिवार का है। फिर संस्कृत जो है दोस्तों भार यूरोपीय भाषा परिवार का है, याद रखना है, 1 का 4 हो गया। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जो भाषा है वह तिब्बत बर्मा भाषा परिवार का है। और मध्य भारत की जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का अंग है। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। किस ऑप्शन में 4 3 2 1, तो यह है ऑप्शन बी में। तो संस्कृत जो भाषा है वह भार यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी
तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारस, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ यानी संस्कृत, माँ मतलब हिंदी, मदर मतलब अंग्रेजी। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है, याद रखना है आपको। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये जो भाषाएं हैं वह द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, याद रखेंगे दोस्तों। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवारों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, ऋग वैदिक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, बिल्कुल सही है। अधिकतर गायों के लिए लड़ाइयाँ होती थी ऋग वैदिक काल में। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यह भी स्टेटमेंट सही है। युद्धों में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, युद्ध के लिए अस्थायी सेना भी होती थी ऋग्वैदिक काल में। तो याद रखना कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था घोड़ों को। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्से पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन जो है आम लोगों को बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। अतः कथन 3 मतलब सी जो है गलत है। यज्ञ की आग में घी, याद रखना है, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। मोस्ट VVI ये सब फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। अधिकांश जो पुरुष थे इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूह पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, सही है। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे, तो यह भी सही है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर महलों में नहीं, ऋग्वैदिक काल का बात हो रहा है, तो ये जो है राजा महलों में नहीं रहा करते थे, ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि ये सही है दोस्तों। तो पुरोहितों को कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वैदिक काल के राजा न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे और न इनके पास सेना थी और न ही कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियाँ सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी, याद रखना है। अतः कथन 2 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो पुरु जन या विष, यह भी मिलता है। भारत जन या विष सही है। यदु जन या विष, यह भी मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द जन और विष का प्रयोग होता है। वैसे शब्द विष से ही निकला है, याद रखेंगे। ऋग्वेद में विष और जन के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। नेक्स्ट है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? तो ये कहते थे दस्यु। याद रखना कि आर्य लोग अपने विरोधियों को किस नाम से बुलाते थे? दस्यु नाम से। तो आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कपड़े बनाने
की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणी कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ये प्रथा जो है केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर ही देखे जाते थे। ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। केवल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी केवल 2 सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण कहलाता था। महा मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ये शिलाखंड जो है दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण बिहार, उत्तर पूर्वी भारत, याद रखना है, और कश्मीर में प्रचलित थी। अतः कथन एक गलत है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। इस तरह के महापाषाणी कब्रों को ताबूत, समाधान यानी शिष्ट कहा जाता था। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों एनसीईआरटी के, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो गोलाकार, याद रखना है, सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर, ये जो है महापाषाणी कब्रों को दर्शाता है। पत्थर के बड़े चबूतरे ये जो है दोस्तों नहीं दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कि सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानता है। समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है काले लाल मिट्टी के बर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। और ये सभी के सभी मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो इन कब्रों में समानता काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती है। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं। कुछ महापाषाणी कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। तो सही है दोस्तों ये भी। कब्रों पर गोलाकार चट्टान या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफनाने दोबारा आ सके। बिल्कुल सही है। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेड होल के नाम से जाना जाता है। यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, गलत ही पूछा जा रहा था। हाँ, तो ये गलत है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाते हैं। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्यों के पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता था, एक बड़ा रास्ता यानी बड़ा सुराख होता है, जिसे पोर्ट होल कहा गया है, याद रखना है, न कि डेड होल। नेक्स्ट है, इमाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको कि इनाम जो गांव है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह घोर नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए इनाम गांव से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। तो इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों में अनेक जानकारियाँ मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लेटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था, याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। ये इनाम गांव की विशेषता है दोस्तों, जिससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह चरक संहिता जो है यह चिकित्सा से संबंधित है।
तो आज से लगभग याद रखना है 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, याद रखना है। उस समय उन्होंने क्या बताया था, पूछ सकता है सवाल कि कितनी हड्डियां, चरक संहिता में कितनी हड्डियों का उल्लेख किया गया मानव के शरीर में, तो 360, जबकि आधुनिक रचना विज्ञान में 306 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज जोड़कर यह संख्या बताई थी। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों वो चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है हमारा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड सवाल को देखते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन सा है इसमें से, तो याद रखना है ऋग्वेद को छोड़कर, यानी यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ये सभी के सभी उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए थे। ये पॉइंट याद रखना है आपको। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। फिर है वैदिक कालीन वर्ण का विभाजन ब्राह्मण है, और दूसरी तरफ सूची में वर्ण विभाजित कार्य विभाजन। तो ब्राह्मण का क्या काम होता था, यज्ञ करवाना। शूद्र का क्या काम होता था, सेवा करना। वैश्य का क्या काम करना था, व्यापार। और क्षत्रिय का काम क्या था, रक्षा करना। राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 किस में, तो यह है ऑप्शन ए में। तो वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया, जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग ब्राह्मणों का था जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करते थे। दूसरे थे क्षत्रिय जो शासक वर्ग तथा इनका कार्य युद्ध व लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य या वैश्य थे जिनके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। चौथा कौन था, तो शूद्रों का स्थान अंतिम था। अन्य 3 वर्णों की सेवा करना इसका कार्य होता था। और अब हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे। सवाल है कि बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के शरण स्थल को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के शरण स्थल को बिहार कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है। तो यह पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा तो वह किससे संबंधित है, तो वह है व्याकरण से। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, तो अष्टाध्यायी। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि उपनिषदों में संकलित वार्तालाप चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखना निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। यह जो स्टेटमेंट है गलत है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बुद्ध जो थे शाक्य गण से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वाराणसी से निकट पड़ता है यह सारनाथ। तो वहीं पर भगवान महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। और सर्वाधिक कहाँ पर दिया गया था, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। कुशीनगर में क्या हुआ था, जिसे प्राचीन समय में कुशीनारा के भी नाम से हम लोग जानते हैं, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं। तो याद रखना विवाह स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। यह स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया। जबकि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। यह भी सही है। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा निम्न भाषा में दी थी। तो दोनों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सारनाथ का स्तूप प्रतीक है। तो सारनाथ का जो स्तूप प्रतीक है किसका, तो महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान व्यक्ति थे। तो इनका नाम है पाणिनि। इनके द्वारा जो लिखा गया था वह क्या था, अष्टाध्यायी। याद रखना अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, तो वह थे पाणिनि। और संस्कृत भाषा की व्याकरण की यह पहली रचना थी। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वर्धमान महावीर थे। नेक्स्ट है बौद्ध गया नामक स्थान कहाँ पर है, तो यह बिहार राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता है? तो गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से हम लोग जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बुद्ध किस वर्ण के थे? तो बुद्ध जो थे क्षत्रिय वर्ण के थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे? अभी हम लोगों ने देखा था शाक्य गण से संबंधित थे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो कुशीनारा में, जिसे आज हम लोग कुशीनगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया था, याद रखना है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक भगवान महावीर को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये जैन धर्म के लास्ट 24वें तीर्थंकर थे, ये भी पॉइंट याद रखना है। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गिरि त्याग दिया था? तो याद रखना 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर इन्होंने गिरि को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई है? तो जैन धर्म की शिक्षाएं जो है वल्लभी गुजरात में लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया गया था? तो यह कराया गया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभी नामक स्थान कौन से राज्य में है? तो वल्लभी जो है गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन सा है? तो मुख्य महाव्रत कौन सा है? तो वह है ब्रह्मचर्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था, यह बिल्कुल सही है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, बिल्कुल सही है। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ, बिल्कुल सही है। और वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर मिली है, यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है जो चैप्टर है हमारा वो है कौन सा? तो अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग देखते हैं। सवाल है कि जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बनते तो फिर उस परिवार को अक्सर क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राजवंश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न होता है? तो साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न होता है? तो साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। साम्राज्य को बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। और साम्राज्य को बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो एक कर एकत्रित करते हैं, यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग दिया, तो वह कौन था? तो वह था अशोक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाया गया? तो वह है कौन सा? शेर। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाए गए? तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर दिखाए गए। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखना है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कलिंग किस राज्य में है? तो कलिंग जो है उड़ीसा राज्य में है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र लिखा है किसने? चाणक्य। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है आपको। कौटिल्य के भी नाम से इनको जाना जाता है। अशोक ने किस धर्म का पालन करने को कहा था? तो अशोक ने धर्म का पालन करने को कहा था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? तो यह पढ़ा था 1837। ये डेट याद रखना है कब? 1837। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस यूनानी राजा का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था? तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, और इंडिका नामक पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? तो वह है कलिंग का युद्ध। कब हुआ था? तो 261 BC में, याद रखना है। नेक्स्ट है अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ? मोस्ट VVI सवाल है। तो 8 वर्ष बाद जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, याद रखना है आपको। अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था राजुक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कलिंग युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसके उपदेश से सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो भगवान बुद्ध के उपदेशों ने सम्राट अशोक को क्या किया था? प्रभावित किया था।
नेक्स्ट मौर्य वंश का प्रमुख राजा कौन था? तो मौर्य वंश का प्रमुख राजा सभी थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। नेक्स्ट है सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो यह था मगध का। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व तक किस वंश का शासन रहा? तो याद रखना चोल, चेर और पांडे राजू का शासन रहा था 2200 से 1800 साल पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग कितने वर्ष पहले हो गया था? तो याद रखना 2200 वर्ष पहले हो गया था मौर्य साम्राज्य का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शेरों के चित्र को कहाँ पर एक विशाल स्तंभ पर लगाया गया? तो सारनाथ का स्तंभ है वो। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है इतिहास के महानतम राजाओं में से एक राजा कौन था? तो अशोक महान था वो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कलिंग का प्राचीन नाम क्या है? तो कलिंग जो है कहाँ पर है? तो यह पश्चिमी उड़ीसा में स्थित है कलिंग। ठीक है, एक बार मैं देख भी लेता हूँ। सॉरी, ये जो है तटीय उड़ीसा का प्राचीनतम, कलिंग जो है तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है, याद रखना। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त की किस शासक ने मौर्य का शासन की स्थापना में सहायता की? तो यह किया था कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने। नेक्स्ट अशोक के शिलालेख में खाली स्थान लिपि में लिखे गए हैं, तो यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम क्या है? तो यह है उड़ीसा। नेक्स्ट है अशोक किसके उपदेश से प्रेरित हुआ था? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के उपदेश से यह प्रेरित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा सवाल, तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदार को किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है वेल्लार के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, और ये जो है दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर का सवाल है, याद रखना है आपको। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है? तो ये इन्हें कहा जाता है गृहपति, याद रखना है। नेक्स्ट है संगमकालीन, यानी ये दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में ये कहा जा रहा है। संगमकालीन यानी दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? तो संपन्न किसानों को कहा जाता था वेल्लाल, याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल है कि सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो यह कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? तो संगमकालीन व्यापारी नगर कन्याकुमारी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है तमिल क्षेत्र में साधारण हल चलाने वाले को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था किसान। नेक्स्ट है तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को खाली स्थान के रूप में जाना जाता था, तो इसे कहा जाता था कैदेशियड। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा कैदेशियड। नेक्स्ट है देश के उत्तरी भाग में ग्राम प्रधान को किस रूप में जाना जाता था? तो इसे कहा जाता था इन्हें कहा जाता था ग्राम भोजक, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन ग्राम भोजक का कार्य है? तो ग्राम भोजन का कार्य कौन सा है? तो गांव से टैक्स वसूल करना, सही है। न्यायाधीश के रूप में कार्य करना और कभी कभी एक पुलिसकर्मी के रूप में कार्य करना, ये दोनों कार्य था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था 3000 साल पहले। नेक्स्ट सवाल है कि दक्षिण भारत में यानी तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो इसे रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, उन्हें कहा जाता था वेल्लाल। नेक्स्ट उत्तरी भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी भारत में ग्राम का प्रधान व्यक्ति था ग्राम भोजक। नेक्स्ट उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक कहलाते थे, तो इन्हें कहा जाता था गृहस्पति, ये भी रिपीटेड सवाल है। नेक्स्ट है कई शिल्पकारों और व्यापारियों ने संघों का गठन किया था, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था श्रेणी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग हुआ था, तो 3000 साल पहले हुआ था लोहे का प्रयोग, याद रखना है दोस्तों। तमिल क्षेत्र में साधारण हल चलाने वाले को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्हें कहा जाता था उनवाल, याद रखना है। साधारण हल चलाने हल वाले को क्या कहा जाता था तमिल क्षेत्र में? तो उन्हें कहा जाता था उनवाल। नेक्स्ट है भरूच यानी बेड़ी गाजा क्या था? तो भरूच एक क्या था? बंदरगाह था, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग, रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 3000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी, यह भी रिपीटेड है, वेल्लाल कहा जाता था। नेक्स्ट है तमिल क्षेत्र में भूमिहीन दास को क्या कहा जाता था? ये नया सवाल है, तो भूमिहीन दास को कहा जाता था अधिमई, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी क्षेत्र गांव का प्रधान क्या कहलाता था? उत्तरी क्षेत्र में गांव का प्रधान, ये भी रिपीटेड सवाल है, ग्राम भोजक कहा जाता था इसे। नेक्स्ट मथुरा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मथुरा नगर जो है इन सभी के लिए यातायात, व्यापार और मूर्ति बनाने के लिए फेमस है, राइट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट 2500 वर्ष पहले प्रयोग किए गए लोहे के औजारों में क्या शामिल था? तो इसमें कुल्हाड़ियाँ और हलों के जो फाल थे वो शामिल था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक क्या कहलाते थे? तो इन्हें क्या कहा जाता था? तो यह इन्हें गृहपति कहा जाता था, स्वतंत्र कृषक को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बेड़ी गाजा से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी है? तो बेड़ी गाजा से निर्यात होता है हाथी दांत, गोमेद और रेशम व इत्र। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बेड़ी गाजा से आयात होने वाली वस्तुएं कौन सी थी? तो तांबा, मूंगा और शराब, ये सभी के सभी आयात किया जाता था, यानी इंपोर्ट किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आहत सिक्के करीब कितने साल चले? आहत सिक्के लगभग जो है दोस्तों 500 साल तक चले थे। प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था, याद रखना। नेक्स्ट तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कैडेसियर कहा जाता था, ये भी रिपीटेड सवाल है। नेक्स्ट उत्तर भारत के स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? तो उत्तर भारत के स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहा जाता था, ये भी रिपीटेड सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट है अधिकांश गृहपति जमींदार थे, तो अधिकांश गृहपति जो थे छोटे जमींदार थे, याद रखना। नेक्स्ट है पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते थे? तो ये बने होते थे सिल्वर यानी चांदी के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जिन लोगों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी और वे दूसरों के लिए काम करते थे, वे क्या कहलाते थे? तो दास कर्मकार कहलाते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रिंग वेल का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो रिंग वेल का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता था? तो यह किया जाता था ड्रेनेज के लिए, यानी ड्रेनेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, अफवाह के लिए। नेक्स्ट है तमिल की प्राचीनतम रचनाएं मिलती है, तो हमको संगम साहित्य में जो है तमिल की प्राचीनतम रचनाएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट महापाषाण काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो यह कौन सा था? तो यह था वाराणसी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट दक्षिण में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन था? तो दक्षिण में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र था मदुरई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सबसे पुराने सिक्के को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है आहत सिक्के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वलय फूक किसके लिए प्रयुक्त था? तो यह प्रयुक्त था उपयुक्त नाली, कूड़ेदान और गुसल खाने के लिए, तो इसके लिए यह प्रयुक्त था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मथुरा के अभिलेखों में किन का उल्लेख मिलता है? तो इनमें सुनारों का, बुनकर और लोहारों का, टोकरी और माला बनाने वालों का, ये सभी का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है मथुरा के अभिलेखों में। नेक्स्ट है शिल्पकार और व्यापारी के संघ क्या कहलाते थे? तो इन्हें कहा जाता था श्रेणी। अब हम लोग दोस्तों ये था चैप्टर 8। अब चैप्टर 9 से हम लोग रिलेटेड सवालों को देखेंगे। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री से सवाल है कि मोवेदार में निम्न शासक परिवार का मुखिया शामिल नहीं था। तो इसमें जो था वाकाटक शामिल नहीं था, जबकि चोल, चेर और पांडे इसमें शामिल थे। नेक्स्ट चीनी शासकों ने रेशम के उपहार किसे भेजे थे? तो ईरान के शासक को भेजा करते थे चीनी शासक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरई जो थी वो पांड्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट भारत आने वाला चीनी यात्री था, तो भारत आने वाला चीनी यात्री फाहियान, इतिसंग और वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, यह भी पॉइंट याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कुषाण के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो याद रखना है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ था कुषाण के शासनकाल में। नेक्स्ट सवाल है ईसाई धर्म के संस्थापक थे, तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। नेक्स्ट है जुआन जांग ने पांडुलिपियों का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो संस्कृत से चीनी में अनुवाद किया था जुआन जांग ने। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है काली मिर्च को अन्य किस प्रसिद्ध नाम से विदेशी में जाना जाता था? तो काली मिर्च को ये लोग क्या कहा करते थे? तो काला सोना कहा करते थे विदेशी यात्री। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था, तो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप जो था वह था भक्ति। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है भागवत गीता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जुआन जांग ने पांडुलिपियों का अनुवाद किस भाषा में किया था? अभी हम लोगों ने देखा था संस्कृत से चीनी में। नेक्स्ट है सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था? तो कनिष्क जो था सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा था, याद रखना है। ईसा मसीह के उपदेश लिखे गए हैं, तो यह लिखा गया है बाइबल में। नेक्स्ट है किस देवी या देवता के प्रति लगाव को कहा जाता है? किसी देवी या देवता के प्रति लगाव को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भक्ति। नेक्स्ट सबसे प्रमुख सातवाहन शासक कौन था? तो यह था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन था? तो चोलों का महत्वपूर्ण पतन था पुहार। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, VVI सवाल है ये दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में चोल
चेर और पांडे कब शक्तिशाली हुए? तो ये हुए थे करीब 2300 साल पहले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उप महाद्वीप के दक्षिण तटीय प्रदेश में निम्न नदी का मैदानी इलाका सबसे उपजाऊ था? तो याद रखना है कावेरी नदी का जो मैदानी इलाका था वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था चीन में। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़े तटीय प्रदेश के मैदानी इलाकों में सबसे उपजाऊ मैदान किस नदी का है? तो यह है किसका? तो याद रखना है कावेरी का। नेक्स्ट है, कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो यह कुषाण वंश का सबसे फेमस राजा था कनिष्क। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? तो यह लिखा है अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन सा था? तो यह जारी किया था कुषाण वंश के शासकों ने। राइट आंसर हो जाएगा सी। खाली स्थान एक तमिल साहित्य है जिसका अर्थ है कि तीन प्रमुख जो 3 शासक परिवारों के मुखिया चोल, चेर और पांडे के लिए उपयोग किया जाता था, वह कौन था? वो था मूवेंदार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 प्रमुख जो 3 शासक परिवारों के मुखिया चोल, चेर और पांडे के लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट, दक्षिणापथ के स्वामी को किस रूप में जाना जाता था? तो दक्षिणापथ का स्वामी किन्हें कहा जाता था? तो ये कौन थे? तो ये थे सातवाहन वंश के शासक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चैप्टर 10 है हमारा नए साम्राज्य और राज्य। सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? तो वह था कालिदास। राइट आंसर हो जाएगा बी। फाहियान भी इन्हीं के दरबार में आया था। नेक्स्ट, निम्न में से व्यापारियों के संगठन का नाम बताओ? तो व्यापारी का संगठन कहलाता था नगरम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम में कौन सी पदवी धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो यह लिखा था उसके दरबारी कवि वान भट्ट ने। नेक्स्ट, पैगंबर मोहम्मद ने अरब से किस धर्म की शुरुआत की? तो याद रखना है इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति इन्हीं के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? तो ये थे गुप्त वंश के शासक। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बताओ? तो कुरान जो है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, याद रखना आपको। किस देश के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था? तो श्रीलंका के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? अभी हम लोगों ने देखा था हरिसेन, इन्हीं के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है, याद रखना। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और फाहियान इनके ही राज दरबार में आया था। नेक्स्ट है, अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो ये थे कालिदास। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन कहलाता था सभा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, VVI सवाल है, इसको हाईलाइट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो यह कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम था, याद रखना है आपको। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध थे, तो आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, याद रखना है आपको। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो याद रखना है गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो हरिसेन ने किया है। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत कितने साल पहले की थी? तो याद रखना है लगभग 1400 साल पहले इनके द्वारा इस्लाम धर्म को स्थापित किया गया था, मोहम्मद पैगंबर के द्वारा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है, ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे? तो ग्रामवासी राजा के लिए दही, गुड़, फूलों के उपहार इत्यादि लेकर आते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रशस्ति का क्या अर्थ होता है? प्रशस्ति का अर्थ होता है दोस्तों प्रशंसा। नेक्स्ट है, आर्यावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, प्रशस्ति शब्द का अभी हम लोगों ने देखा था, प्रशंसा इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिणावर्त के, याद रखना है, दक्षिणावर्त के 12 शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था, यानी आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट है, हरिसिंह की कविता की खुदाई कहाँ की गई? तो यह की गई थी इलाहाबाद में। आर्यभट्ट के दरबार के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थी, तो याद रखना आर्यभट्ट जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे।
नेक्स्ट है हरिसेन की कविता की खुदाई किस पर की गई है, तो यह की गई है कहाँ पर दोस्तों, तो यह किया गया है अशोक स्तंभ पर। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है कि हरिसेन की जो कविता की खुदाई किस पर की गई है, अशोक स्तंभ पर। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों कि कालिदास किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, तो कालिदास किनके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों ये थी हमारी ये आज के डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।